हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस दिसंबर 23 के जो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स है आज हम देखेंगे। शिक्षा मार्ग आपके लिए हर रोज़ न्यूज़पेपर द हिंदू का एनालिसिस लाता है। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बाकी उन दोस्तों में शेयर करें जिनको उनकी ज़रूरत है, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ सके और आप तक हम बेहतर तरीके से पहुंच सके। चलिए, आज का जो मुख्य जो न्यूज़ आर्टिकल्स है, क्या-क्या जो आज हम देखने वाले हैं, उनका जो डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं, वो कौन-कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो है आज का जो न्यूज़ आर्टिकल्स है हमारा, वो बहुत ही ख़ास होने वाला है और वो है इंडिया न्यूज़ीलैंड के बीच में एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होने के लिए सहमति बनी है। ये जो ट्रेड है भारत की जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रेड है उसको डबल करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल्स हम डील करेंगे वो है अरावली हिल्स को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या डेफिनेशन में चेंज किया गया है, क्या इशू है उसको समझेंगे। रशिया प्रेसिडेंट जो रशिया प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आए हुए थे दिसंबर में, हमने देखा। तो उनके जो आने के बाद हमारे जो भारत के और रशिया के जो रिलेशन में क्या बदलाव आए हैं, या यूँ कहें कि किस तरह से वो स्ट्रेंथन हुए हैं, क्या वेस्ट का पर्सपेक्टिव व्यू है इस विजिट को लेकर करके, इसको भी देखेंगे। बांग्लादेश में अभी काफ़ी जाकर के देखा जाए तो हिंसा हो रही है। आखिर क्या है इस अनरेस्ट का कारण, क्या है टाइमलाइन और भारत के इससे क्या कंसर्न है, उस चीज़ों को इसमें देखेंगे। अभी हाल ही में हमने देखा था कि सीएसआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी की थी कि ये जो सीएसआर है वो कॉरपोरेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ना कि वो चैरिटी है। तो उससे क्या जो है ग्रासलैंड है उनको रीस्टोर करने में क्या मदद मिलेगी इस वर्डिक्ट के बाद से, इस सीएसआर फंड के बाद ये नई डिफिनेशन से, उसको समझेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन आया है हायर एजुकेशन को लेकर के, क्या वो रिकमेंडेशन है, क्या उनके एम्स है, क्या लक्ष्य है, क्या कर सकते हैं ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन कैंपसेस के कॉन्सेप्ट में। इन सबों को इस रिकमेंडेशन का जो नीति आयोग है उसका हम लोग डेप्थ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कि हम आगे बढ़े इन न्यूज़ आर्टिकल्स को समझने में, इनके एनालिसिस को, इनको देखने और समझने से पहले आइए आज का जो एसएससी से रिगार्डिंग और वनडे एग्जाम से रिगार्डिंग जो इंग्लिश के कुछ 10 वर्ड्स हम लोग जो छाटते हैं, टॉप 10 वर्ड्स जो छाटते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल से, उसको डील करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है आफ्टर मैथ। यहाँ पे थोड़ा सा ए छूट गया है, तो ये है आफ्टर मैथ। ठीक है, तो आफ्टर मैथ जो होता है, आफ्टर माथ बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है ये समझेंगे। तो आफ्टर माथ कहने का मतलब होता है परिणाम या दुष्परिणाम के बाद की स्थिति किसी भी चीज का। अगर मान लीजिए कोई एक्ट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद की जो स्थिति है, या ये इंसिडेंट दो केस में हो सकता है, एक तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और दूसरा वो निगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बाद की जो स्थिति होती है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर मैथ। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या है? कंसिक्वेंसेस होते हैं, कंसिक्वेंस, आउटकम, फॉल आउट। उसी तरह से एंटोनिम्स की बात करें जहां तक, तो होता है कॉज, ऑरिजिन, एंटासीडेंट्स। तो ये हो गए हमारे आज के पहले ये जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है वो आफ्टर मैथ। उसके बाद है एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब प्रतिबंध, रोक, विशेषकर व्यापार या संपर्क पे किसी तरह का कनेक्टिविटी है, किसी तरह की कोई ट्रेड हो रहा है, तो उसमें अगर ठहराव आ जाता है, उसमें अगर रोक लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं एम्बार्गो। ठीक है, सिनोनिम्स देखें, बैन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, सैंक्शन भी यूज़ किया जाता है, प्रोहिबिशन भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें जहाँ तक, तो परमिशन हो गए, अप्रूवल हो गए और ऑथराइजेशन। जैसे सेवरल कंट्रीज इम्पोज एन ऑयल एम्बार्गो टू पुट प्रेशर ऑन द रिजीम। अभी हम लोगों ने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कई देशों पे कई तरह के एम्बार्गो लगाई है, यानी कि प्रतिबंध लगाए हैं, कई तरह देशों पे सैंक्शन लगाए हैं, कई देशों पे टैरिफ लगाए हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ ये वर्ड जो है हमारा एम्बार्गो है। बैन, सैंक्शन करना, प्रोहिबिशन,
और इसका एंटोनिम्स अगर बात करें तो उसके उल्टा परमिशन देना, अप्रूवल करना या ऑथराइज करना, यानी ऑथराइजेशन। आगे देखते हैं हम लोग एडराइटली। एडराइटली मतलब होता है कुशलता पूर्वक, चतुराई से। कोई भी काम अगर चतुराईपूर्ण अच्छे ढंग से किया जाए तो उसे हम बोलते हैं कि एडराइटली, यानी कि स्किलफुली, क्लेवरली और डेफ्टली, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। वहीं अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो क्लम्सली, अवॉकली, इनेप्टली, ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। द डिप्लोमेट adroitly avoided answering the sensitive questions, यानी कि उसने चतुरतापूर्वक जो कहे कि वो उस आंसर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देने से वो बच गया। ठीक है, तो ये एडराइटली जो होता है, एक्चुअली हम कहें तो ये सारे वर्ड जो है एडराइटली से जुड़ा हुआ जितने भी है, ये हम निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब काम को करना, लेकिन यूं कहें कि चतुराईपूर्ण, मतलब एक तरह से कहे कि एक स्मार्टनेस होता है और एक होता है क्लेवरनेस। तो इस दोनों में अंतर क्या है कि स्मार्टनेस जो होता है पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, लेकिन ये जो होता है चतुराईपूर्ण, एक तरह से कहे कि बच बचा करके काम करना, अपने स्मार्टनेस तरीके से निकलना, किसी चीज से एकदम से आंखें चुरा करके उसको अच्छे से निकल जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडरॉइटली। आइए आगे देखते हैं। पेनिर, ये होता है फैकेट, अपियरेंस, डिस्ग्यूज, इसके सिनोनिम से, जैसे ऊपर ऊपर की जो परत होती है, जो दिखावटी आवरण होता है उसको। एंटोनिम्स होगा रियलिटी, एसेंस और कोर, यानी कि हम कह देते हैं कि सुपरफिशियल जो होते हैं, एक इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं सुपरफिशियल, जो सतही परत होता है उसकी भी बात करें। ए थीन विनीर ऑफ पोलाइटनेस हिड द टेंशन बिटवीन द टू लीडर्स, यानी कि उनके बीच का जो टेंशन था उसको वो हाइड कर दिया, छिपा देने का काम किया। क्या ये विनीर, ये थीन विनीर ऑफ पोलाइटनेस, मतलब उनकी हल्की सी जो आपस में जो मितव्ययिता जैसी जो परत थी, वो उन दोनों के बीच की जो टेंशन थी उसे छिपा देने का काम किया। उसी तरह से आते हैं शिमाइनल के बारे में बात करते हैं। शिमाइनल मतलब अत्यंत प्रभावशाली, मार्गदर्शक, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल, ग्राउंड ब्रेकिंग, फॉर्मेटिव। इनसिग्निफिकेंट, ट्राइबल और अनइम्पॉर्टेंट इसका हो जाएंगे एंटोनिम्स। उसी तरीके से अगर बात करें हम सेंटेंस का, द कोर्ट सेमिनल जजमेंट चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, यानी कि कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया उसने पूरे के पूरे लॉ के जो इंटरप्रिटेशन थे उसको ही चेंज कर दिया। आइए आगे जानते हैं नेशन। नेशन का मतलब होता है नवजात। कोई भी जब प्रोजेक्ट हो, कोई शिशु हो, कोई भी हो जो एकदम से अपने कहें कि प्रारंभिक अवस्था में हो, प्रारंभिक अवस्था में हो, तो उसे बोलते हैं नेशन, उसे बोलते हैं नेशेंट। यानी कि सिनोनिम्स क्या है, इमर्जिंग, बर्डिंग, डेवलपिंग। एंटोनिम्स मतलब मैच्योर, डेवलप्ड, एस्टैब्लिश्ड। सेंटेंस की बात करें तो द गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट द नेसेंट स्पेस टेक इंडस्ट्री, यानी कि गवर्नमेंट जो है नेसेंट स्पेस टेक इंडस्ट्री को क्या करती है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है, या सपोर्ट करना चाहती है। अगला जो वर्ड है बहुत ही शॉर्ट, इर्क। ये जो है इर्क, इसका मीनिंग होता है चिढ़ना, खीस पैदा करना। किसी चीज से अगर किसी को चिढ़ होती है तो इर्क कहते हैं, इर्क। इसको एनवाय, एडिटेट, वैक्स। उसी तरह से प्लीज, डिलाइट, सेटिस्फाई इसके एंटोनिम्स हो गए। फ्रीक्वेंट पावर कट्स इर्क रेसिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन, ठीक है। फ्रीक्वेंट पावर कट जो है, बिजली का बार बार कटना जो है लोगों के बीच में क्या कर रहा है, खीस पैदा कर रहा है एग्जाम के समय में जब ये बिजली कटती है। तो आगे आ है न्यूट्रलिटी। ये निष्पक्षता, किसी पक्ष में ना होना। जब कोई व्यक्ति ए और बी के बीच में किसी तरह का कोई विवाद हो और कोई सी जो हो इन दोनों में से किसी को सपोर्ट ना कर रहा हो और ना किसी को अपोज कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है। तो ये ही जो निष्पक्षता है, उसकी जो गुण है, न्यूट्रलिटी है, उसका मीनिंग होता है निष्पक्षता, किसी पक्ष में ना होना। इम्पार्शियलिटी, नन अलाइनमेंट और डिटैचमेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो पार्टनरशिप, बायस, अलाइनमेंट, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट द कंट्री मेंटेन स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी इन पब्लिक स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं एंथेमिया।
एंथीमा क्या होता है? घोर अप्रिय वस्तु, बेहद नापसंद चीज, जैसे एबॉरेंस, हैचर्ड, कर्स, ये हो गए सिनोनिम्स। ठीक है, उसी तरह से एंटोनिम्स फेवरेट, ब्लेसिंग, डिलाइट। एनी डिले इन सोल्जर्स सैलरीज एंथीमा टू द डिफेंस मिनिस्ट्री। लास्ट जो हमारा आज का जो वर्ड है वो है वर्सिमिल्यूट। वर्सिमिलिट्यूड क्या है? यथार्थता का आभास, सच्चाई, असल मतलब जो हमारे जीवन में जो सच है उसका आभास हो जाना ही हम कहते हैं वर्सिमिलिट्यूड हो गया। ठीक है, रियलिज्म, ऑथेंटिसिटी, प्लॉजिबिलिटी, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो गए फॉल्सनेस, इम्प्रोबेबिलिटी, आर्टिफिशियलिटी। Detailed data gave versatility to reports claims about security risk। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स थे जो किसी भी वनडे एग्जाम में जो इंग्लिश के पेपर्स होते हैं उनमें ये बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हमारे इंग्लिश की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आइए आज के जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हमें जो डील करने हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा जो न्यूज आर्टिकल्स है वो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने को है उसके ऊपर है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत और जो न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है ये 2026 में होगा। ये लेकिन इस पे जितने भी डिस्कशन होने थे जो कुछ होने थे वो सारे हो गए हैं और ये साइन सिर्फ होगा 2026 में। इसको करने में लगभग लगभग कहे तो 9 महीने से ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद ये डिस्कशन पे पहुंचा है कि ये हम साइन कर रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहली बात है कि ये टैरिफ फ्री एक्सेस देगा। ये जो न्यूजीलैंड है, आइलैंड जिसको हम कह रहे हैं, वो इंडियन जो भी आइलैंड जो नेशनल मार्केट है उसमें लगभग $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 साल के ऊपर। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रेड है उसे डबल करने का लक्ष्य रखा गया है नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। मतलब 5 सालों के अंदर जो दोनों का जो व्यापार है उसे डबल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। जहां तक बात करें इस ट्रेड में कि आखिर क्या है भारत के लिए न्यूजीलैंड के तरफ से, तो उसमें सबसे पहला है कि जितने भी टैरिफ्स है लगभग उस पे 90% जो है टैरिफ कट किया गया है। भारत से जो भी न्यूजीलैंड की तरफ जो भी कुछ एक्सपोर्ट्स होते हैं जैसे टिम्बर हो रहा है, फ्रूट्स हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है 95%, ये जो हम जो भी कुछ न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि इंडिया भेजती है न्यूजीलैंड के मार्केट में, तो उसके 95% टैरिफ पे कट करने की बात की जा रही है, जिसमें टिम्बर फ्रूट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। दूसरी बात है कि न्यूजीलैंड जो है इंडिया को टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देगी ताकि वहाँ पे जो प्रोफेशनल है स्किल्ड ऑक्यूपेशन करे और लगभग 5,000 जो है वीज़ा एनुअली इस पे देने की बात की जा रही है इस एग्रीमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा कि न्यूजीलैंड से भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी क्योंकि 95% टैरिफ कट होंगे। दूसरी चीज़ जो है भारत के जो वर्क फोर्स है वो न्यूजीलैंड के जाएंगे। न्यूजीलैंड जाने से क्या होगा कि भारत के वर्क फोर्स को जो कुछ अर्निंग होगा उससे इंडिया को रेमिटेंस प्राप्त होंगे, भारत को उससे रेमिटेंस मिलेंगे। वही अगर हम देखें कि ये जो इंडिया के साइड से न्यूजीलैंड के लिए क्या है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत ने हमेशा से ये कोशिश करी है कि जब भी एफटीए किसी देश से साइन करे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो किसी तरीके से कोई हार्म ना हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया है कि जितने भी फार्मर्स और डेयरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसको उन्होंने किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं दिया है। मतलब अगर न्यूजीलैंड से जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑनियंस हैं, शुगर है, स्पाइसेस या फिर जो भी खाद्य तेल है या रबर है, अगर इंपोर्ट होते हैं तो उन पे जो टैक्सेस लग रहे थे उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। तो ये थे हमारे आज जो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जो एफटीए होने वाले साइन है उनका कुछ समअप। आगे देखेंगे जब ये
2026 में ये ट्रेड साइन हो जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो आगे क्या निकल के कुछ आता है उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा प्रोटेस्ट है अरावली हिल्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो करनी सेना है और बाकी जो हरियाणा के जो कुछ लोग जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने से पहले ये जानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो नवंबर 20 का, ये जो है इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन है, एक कमिटी थी, उसने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन, ये जो कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट पेश की, एक रिकमेंडेशन पेश की, जिसमें क्या किया गया कि जो अरावली हिल्स हैं, जो अरावली हिल्स के जो एरियाज हैं, उनके डेफिनेशन में बदलाव कर दिया। और इस डेफिनेशन के जो बदलाव किए गए उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या थे रिकमेंडेशन, क्या थे बदलाव, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिफिनेशन में कहा क्या गया है। तो डिफिनेशन में कहा गया है कि अरावली हिल जो है एक इस तरह का लैंड फॉर्म है जो कि जिसकी जो एलिवेशन है, यानी कि जो ऊंचाई है, वो मात्र 100 मीटर के ही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये अरावली रेंज जो है पूरा का पूरा जो है, वो जितने भी हिल्स हैं उसमें लगभग 500 मीटर से कम या 500 मीटर के अंदर के ही जो कुछ हिल्स हैं उसका कलेक्शन। इससे क्या होगा कि ये जो एरिया है 100 से 500, वो उस जो हम कहते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जी ESZ कहते हैं, उसके कैटेगरी से ये बाहर आ जाएगा। और इस कैटेगरी के बाहर आने से क्या होगा कि यहाँ पे माइनिंग जैसे काम किए जा सकते हैं। और लोगों का मानना है, जो एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है, कि इस कैटेगरी में आने से, इस डेफिनेशन को सही मानने से क्या होगा कि जब यहाँ पे माइनिंग होगे तो वहाँ के जो अरावली हिल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचेगी। तो यही एप्रीहेंशन है कि ये प्रोटेक्शन जो है इसको डिस्ट्रक्शन कर देगा, ये प्रोटेक्शन खत्म होने से। और यहाँ के जो 90% जो एरिया है, ओल्ड वेस्ट माउंटेन जिसको कहते हैं अरावली हिल्स को, तो वो यहाँ पे खत्म होने के कगार पे हो जाएंगे। आइए, आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही खास है। ये खास इस वजह से है कि जो भारत और रसिया का जो संबंध है उसमें जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो पुतिन हैं, व्लादिमीर पुतिन रशिया के, जब वो भारत विजिट किए दिसंबर में, तो उससे क्या बदलाव आया उसको समझते हैं। आज का जो एडिटोरियल है एम के नारायणन के द्वारा लिखा गया है। एम के नारायणन जो हैं फॉर्मर DIB रह चुके हैं, यानी कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। साथ ही साथ वे NSA भी रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रह चुके हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती के द्वारा ये जो लिखा गया और जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो आर्टिकल है, बेहद ही और कहें तो इंफॉर्मेटिव है। उसको आइए हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करें तो ये जो व्लादिमीर पुतिन का जो विजिट है वो दिसंबर के 4-5 में जो आया हुआ था, दिसंबर 4-5 में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में ये आई कैचिंग रहा, लोगों की नज़र इस पे रही। क्यों नजर रही? सबसे पहले ये देखे कि आखिर भारत और रसिया के जो ये रिलेशन है ये पहले कैसे रहे। तो ये नहीं था कि ऐसा पहली बार हुआ कि जो किसी रशियन प्रेसिडेंट का जो है विजिट हुआ और इस तरह की कोई इम्पोर्टेंस रही। इससे पहले भी कई ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं जो हमारे देश और रसिया के बीच के जो संबंध को प्रगाढ़ करते हैं। सबसे पहले हम देखें, अगर मान लें कि जैसे इंडियन सोवियत ट्रीटी पीस हुआ था, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, ये साइन किया गया था दोनों देशों के बीच 1971 में, जब इंदिरा गांधी जो थी वो हमारे प्रधानमंत्री थी। उस समय के जो भी मतलब कहें कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ था ये ट्रीटी 1971 का, क्योंकि उस समय जब पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हुआ था, और उस तरह से हम देखें तो जो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था जो बाद में बांग्लादेश निकल करके आया, उसको हम लोगों ने, हमारे देश ने क्या किया था, लिबरेट किया था। तो ये उस टाइम से देखा जाए तो रसिया का इम्पोर्टेंस भारत के लिए बना हुआ है। 1917 के बाद भी इंडिया का जो रिलेशन था वो लगभग कहें तो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होता गया। उस समय गोरबाचेव एरा था, उस समय प्रेसिडेंट वहाँ के जो गोरबाचेव थे, और ये पूरे के पूरे कहें कि मजबूत होता दिखा।
और ये पुतिन के समय भी देखें तो यही जो चीज़ है हमें देखने को मिल रही है कि इंडिया का जो रिलेशन है और रशिया का, वो बाकी देशों जैसे यूएसए और बाकी अन्य देशों जो वेस्ट में जो देश हैं, उनके विरोध के बावजूद जो देखें इनमें नज़दीकियाँ बढ़ रही है। सबसे पहले देखें कि आखिर इंडिया और रशिया का जो रिलेशन, इंडो रशियन रिलेशन जो है, उसमें आखिर वर्ल्ड का क्या व्यू है, उनके क्या मानना है। तो सबसे पहले ये देखें कि रसिया और यूक्रेन के बीच में कब से जो है युद्ध चल रहा है, और यही एक ऐसा समय है जब भारत के लिए एक कठिन सा, ये कहें कि एक टेस्ट सा हो गया था कि आखिर वो इंडिया क्या करे, क्योंकि इंडिया हमेशा से जो है नैम को प्रमोट करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को प्रमोट करता है, और इस युद्ध में रसिया और जो यूक्रेन के युद्ध में है इंडिया किस तरफ है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हालांकि इंडिया ने इसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पे न्यूट्रलिटी दिखाया, ना ही इसने सपोर्ट किया, ना ही किसी तरह का किसी के अगेंस्ट में कोई अपोज किया। साथ ही साथ अगर देखें कि यूएस प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है, उन्होंने जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ हैं ये लगाते चले जा रहे हैं, रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने के वजह से भारत जो है काफ़ी ज़्यादा रशियन ऑयल इंपोर्ट करती है। तो इन सबों को ध्यान में रख करके हम देखें कि इंडिया और रशिया के रिलेशन जो मजबूत हो रहे हैं, साथ ही साथ इससे प्रभावित भी हो रहे हैं अमेरिका और भारत के रिलेशंस। आखिर समझते हैं कि रसिया इतना इम्पोर्टेंट भारत के लिए क्यों है। तो भारत के लिए जो इम्पोर्टेंस है रसिया का, वो सिर्फ और सिर्फ जो कहें कि डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, ट्रेड सेक्टर में ही नहीं, बाकी सारे चीज़ों में। लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करें तो भारत जो है रसिया से काफ़ी ज़्यादा में डिफेंस से जुड़ा हुआ जो भी हमारे हथियार हैं वो खरीदते हैं, इम्पोर्ट करती है। भारत जो है ना सिर्फ रसिया से ही करती है, बहुत सारे देशों से इम्पोर्ट करती है, डाइवर्सिफाइज है यहाँ का, लेकिन इज़राइल से भी करती है, फ्रांस से भी करती है। लेकिन फिर भी अगर देखें, जो मेन जो चीज़ें देखें, मजबूत जो हमारे चीज़ें जो देखें, वो बहुत ज़्यादा रसिया से इम्पोर्ट किया जाता है, और ये हमारे भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वहाँ की जो क्वालिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छी होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर जैसे हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई 2025 में रसिया का जो S-400 था, एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल था, डिफेंस सिस्टम था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आया था। यही S-400 है, जब भारत जो है रसिया से इंपोर्ट करने वाली थी, तो अमेरिका ने काटसा काटसा लगाने की तक की धमकी दी थी। काटसा मतलब ये जो काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट लगाने तक की धमकी दी थी। हालांकि बाद में उसने इसमें एग्जम्पशन दिए थे, और S-400 को इंपोर्ट करने में भारत जो था वो सफल हुआ था, और यही जो S-400 है वो आगे जा कर के हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत के काम आया। ठीक उसी तरह से ब्रह्मोस जो इंडिया और रशिया ने ज्वाइंटली इसको डेवलप किया, उसके बारे में देख चुके हैं, और कई तरह से हमने देखा है कि ये टेस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अदर जो कुछ चीज़ें हैं जो रसिया से हम इंपोर्ट करते हैं, वो है सुखोई Su-30, MKI, T-90 टैंक्स और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह, ये सारे हमारे डिफेंस के पार्ट हैं, डिफेंस के हिस्सा हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है बांग्लादेश में अनरेस्ट को लेकर के। बांग्लादेश में अभी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो रहा है। क्या है मुद्दा, क्यों ऐसे हो रहे हैं, और भारत इससे किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इशू क्या है। तो इशू ये है कि बांग्लादेश में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट हो रहा है किसके बाद। एक है उस्मान हादी करके, शरीफ उस्मान हादी एक लीडर थे, उनकी मृत्यु के बाद से हुआ। ओस्मान हादी को कुछ लोगों ने मिलकर के दिसंबर 12 में उनकी जो है ये किया था, गोली मार दी थी, और उसके बाद उनका दिसंबर 18 में जाकर के सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इरप्ट हो जाता है, और हादी के सपोर्टर ऐसा ब्लेम करते हैं कि वहाँ की जो अवामी लीग पार्टी है, उन्होंने इसकी हत्या कराई है। आखिर समझते हैं कि हादी कौन है। हादी एक यूथ लीडर है जो कि 2024 में, जुलाई के 2024 में, ये जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अगेंस्ट में जो कुछ प्रोटेस्ट चला था और उनको फिर सत्ता से हटा दिया गया था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा प्रमुख रोल में थे। और हादी ये एक इस्लामिस्ट और वर्टलैंड क्रिटिक ऑफ इंडिया रह चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा कहें तो इंडिया का विरोध करते रहा है इस मुद्दों पे कि शेख हसीना जो है इंडिया के प्रभाव में रहती हैं। चलिए आगे देखिए कि भारत के आखिर क्या कंसर्न है, क्या इस प्रोटेस्ट से, क्या ये जो
कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, भारत किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो वो है कि एक सिटी है मेमेंसी, ठीक है? मेमेंसी में जो है वहाँ के एक हिंदू थे जो कि कहें कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के रूप में रह रहे थे। तो उनको वहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है ब्लास्फेमी के केस में। ये कहें कि ईश निंदा जो होती है, यानी कि गॉड की किसी तरह की जो निंदा होती, इसका आरोप लगा करके सबसे पहले तो उसको मार दिया गया, फिर उसको बांध करके, टांग करके, फिर उसको आग लगाकर पूरे इस घटना का वीडियो बनाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्ण रहा। अगला जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है सीएसआर को लेकर के। ये न्यूज़ आर्टिकल जो है एडिटोरियल कमेंट के रूप में आया है, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीएसआर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो कंपनी सीएसआर देती है वो किसी तरह की चैरिटी नहीं करती, ये चैरिटी नहीं करती, बल्कि ये उनका ऑब्लिगेशन है, उनकी ये ड्यूटी है अपने देश के प्रति आर्टिकल 51 ए जी के तहत। ये उनकी फंडामेंटल जो है क्या है, ड्यूटी है। तो इसी को ध्यान में रख करके आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटी में आने के बाद, इनका जो ये वर्डिक्ट आने के बाद, दिसंबर 19 का जो जजमेंट है उसके आने के बाद, ये किस तरीके से जो ग्रासलैंड है उसको मदद करेंगे। एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये कंपनी को, ये जो भी कॉरपोरेट है उसको लीगल पर्सन मानता है, और उनको कहा जाता है कि उनकी ये ड्यूटी है। और इस तरीके से अगर देखें तो इस सीएसआर से जो भी कुछ फंड मिलेंगे वो हमारे इस तरह के जो भी कहें तो जो ग्रासलैंड में रहने वाले जो पक्षियाँ हैं, जैसे हम कहें कि ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है, उसी तरीके से उनके ब्रीडिंग में, उनके रिलीजिंग में और बाकी तरह के रिस्टोरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सीएसआर पे। लेकिन साथ ही अगर देखें इस वर्डिक्ट को अच्छे से ध्यान से देखें तो इनमें डेफिनेशंस का अभाव है। इसमें ये साफ-साफ नहीं कहा गया है कि कौन ऐसे कंपनी होंगे, कितना देंगे, कब देंगे और कहाँ देंगे और किस तरीके से इनका ऑडिट होगा। इन सबों पे जो देखा जाए वो स्पष्ट रूप से बात कोई क्लियर रूप से नहीं कही गई है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था सीएसआर को लेकर के। सीएसआर एक हमने बताया था कि ये जो है किसी भी कंपनी के, जो भी किसी भी कॉरपोरेट होते हैं, वो जब किसी हमारे देश के जो संसाधन का इस्तेमाल करती है, रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करती है, उसका दोहन करती है, तो उससे जो कुछ नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए, उसको जो है कहें कि कंपनसेट करने के लिए ये प्रोविज़न लाए गए हैं। इनके कंपनसेट के लिए ये क्या होता है कि एवरेज जो उनका नेट प्रॉफ़िट होता है 3 साल का, उसके जो हम कहें कि हर साल का 2% मिनिमम, एटलीस्ट 2% जो होता है, उनको इन क्षेत्रों में जो है एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, इन सबों क्षेत्रों में उनको इन्वेस्ट करना होता है। तो ये सीएसआर जो होता था, पहले कंपनियाँ सोचती थी कि हम चैरिटी के फॉर्म में कर रहे हैं, वो करने के बाद अपने आप को ऐसे शो करते थे, जैसे उन्होंने चैरिटी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये चैरिटी नहीं, ये आपका ऑब्लिगेशन है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, और इस फंड से जो भी कुछ आएँगे, वो ग्रासलैंड को रिस्टोर करने में काफ़ी मदद करेंगे, ऐसा ये आज के एडिटोरियल कमेंट का मानना है। आइए देखते हैं, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है, उनका टाइटल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। नीति आयोग जो है भारत के जो भारत में जो भी कुछ कैंपसेस हैं, उसमें विदेशों से आने वाले जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक रिकमेंडेशन से जो है वो रिपोर्ट जारी किया है। उसमें क्या कुछ उन्होंने रिकमेंड किया है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। इस रिकमेंडेशन में, इस रिपोर्ट में सबसे पहली बात कही गई है विश्व भारती स्कॉलरशिप। ये विश्व भारती स्कॉलरशिप फेलोशिप है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ये अट्रैक्ट करेगा भारत में आने के लिए। इससे क्या होगा कि ये फेलोशिप उन्हें दिए जाएंगे, और ये फेलोशिप के आधार पे इससे जुड़े हुए फंड से वो अट्रैक्ट होंगे इंडिया के तरफ, और इंडिया में आकर के वो विदेशी जो भी कुछ कहें, फॉरेन जो कैंपसेस कहें, वो स्थापना कर पाएँगे। साथ ही साथ जो फॉरेनर्स स्टूडेंट्स हैं वो आ पाएँगे इस अ, विश्व बंधु स्कॉलरशिप के तहत।
साथ ही साथ ये जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क है उसको काफ़ी ज़्यादा आसान किया गया है, ताकि जो इंटरनेशनल कैंपसेस है वो इंडिया में आकर के अपने कैंपसेस खोल सके हायर एजुकेशन के फील्ड में। एक भारत विद्या कोष, यानी कि कहें कि एक फंड जो कहें वो बनाने की बात कही गई है इस रिपोर्ट में, ताकि जो भी कुछ वेल्थ है वो इस तरह के रिसर्च वगैरह में काम आए, नेशनल रिसर्च वगैरह में काम आए। ये इसमें जो फंड है वो कहाँ से आएंगे, तो उसमें सजेस्ट किया गया है कि 10 मिलियन जो 10 बिलियन डॉलर का ये जो पूरा का पूरा फंड होगा, जिसमें 50% जो पैसे होंगे वो इंडियन डायस्पोरा से लिए जाएंगे। डायस्पोरा जो मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे एनआरआई हैं उनसे कलेक्ट किया जाएगा 50% एज अ चैरिटी के फॉर्म में, और बाकी जो कहें तो वो 50% जो है वो इंडिया जो है वो किसी तरीके से फिल करेगी। तो ये विद्या कोष जो कहें भारत विद्या कोष की बात की गई है इस रिकमेंडेशन में। साथ ही साथ एक एरास्मस प्लस माइनस लाइक प्रोग्राम, जिसको कहें तो कैरिकुलर को कहें कि अपडेट करने की बात कही गई है। उसी तरीके से एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसको बेहतर करने की बात की गई है, ताकि हमारा जो गोल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि जो हमारा बेहतर तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्ल्ड क्लास में कंसिडर किया जाए, उसमें ज़्यादातर बढ़ोतरी हो। अभी ही देखा था हमने कि विंटर सेशन में भारत सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल लाई थी। उसमें ये बात कही गई थी कि जितने भी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें चेंज करने की बात की गई थी। साथ ही साथ देखा था हमने कि यूजीसी को खत्म करने की बात की गई थी, और एक अलग स्टैंडर्ड काउंसिल जिसको मानक परिषद कहते हैं उसकी स्थापना की बात करती है, जो कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में ये काम करेगी। अभी हम देखें एज ए डाटा के तौर पे कि आखिर भारत में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो अभी की जो स्थिति देखें 2022 की ये सर्वे का रिपोर्ट है, उसमें देखा जाए तो लगभग 47,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अभी तक इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को बढ़ाने के बाद कहा जाए कि 2047 जब भारत का विकसित भारत हो जाए ऐसा लक्ष्य रखा गया है, उस तक आते आते ये संख्या जो है 7.89 लाख से लेकर के 11 लाख यानी कि 11 लाख तक करने की मंशा है, और ये हो जाएगा ऐसा मानना है। तो ये थे नीति आयोग के रिपोर्ट। इसमें जो कुछ अच्छी बातें कही गई थी ये हमने डील किया। इसमें हमने देखा था कि एक विद्या कोष, भारत विद्या कोष की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें फेलोशिप प्रोग्राम की बात की गई है, और जितने भी जो भी कुछ रेगुलेशंस रूल्स हैं उसमें ईज किया गया है, ताकि विदेशी कैंपस जो है इंडिया में आ सके, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी भारत की तरफ रुख कर सके। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल्स थे जिसको आज हमने देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूज़ आर्टिकल्स थे वो हमारे बीपीएससी, स्टेट पीएससी के, अदर स्टेट पीएससी से, एसएससी, यूपीएससी और जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड या फिर कहें कि जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों और अपने जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएँ, उन्हें शेयर करें, ताकि हमारी रीच बढ़े और हम उत्साहित होकर के आपके लिए ऐसे जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। थैंक यू।